के लिए आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। शहर की जो दुर्दशा है, जाम की स्थिति है, मुझे लगता है कि ये सभा 7 बजे 7:30 बजे शुरू होनी थी, अभी 8:30 या 9 बज रहा हो, 9:30 हो गया। तो यहाँ से जब सभा खत्म होगी, खाना खा के घर पहुँचते पहुँचते कई लोग फोन करके कह भी दिए होंगे क्या बहुत देरी होगा, 11 साढ़े 11 बजेगा। 11 बजे भी जाम खत्म नहीं होगा। बड़े बड़े शहरों में शाम में एक हाई ट्रैफिक टाइम होता है कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक बहुत भीड़ रहेगी। बिहार में जो दुर्दशा है, यहाँ पूरी रात ऐसे ही जाम लगा होगा। जहाँ पर अभी आप लोग कह रहे हैं कि शिक्षा कैसे सुधरेगी, शराबबंदी पर बहुत लोगों ने बात की। मेरे भाई, यहाँ कुछ नहीं सुधरने वाला है, क्योंकि आप नहीं सुधरने वाले। आप नहीं सुधरने वाले। इतना बढ़िया बढ़िया आप लोग बात बोल रहे हैं। बिहार में भैया शिक्षा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। कोई एक क्षेत्र जिसने एक ही नेता को लगातार 7 बार 8 बार जिताया है, उसमें आप हाजीपुर के लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हैं। 50 साल से इसी दुर्दशा में जी रहे हैं, उसी आदमी को लगातार जिता भी रहे। बापों को जिताया, बेटों को जिताया। हम व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। आपका कैरेक्टर जो है, लोकतांत्रिक कैरेक्टर, वो किसी को हाजीपुर आकर समझने की जरूरत नहीं। वो देश में कहीं पर बैठा हुआ आदमी कहेगा कि अगर सबसे ज्यादा अपने सांसद से, अपने चुने हुए प्रतिनिधि से कोई खुश है तो हाजीपुर के लोग। लोगों ने मोदी जी को चुनौती दे दी, राहुल गांधी को हरा दिया, इंदिरा गांधी को हरा दिया, लेकिन वैशाली और हाजीपुर की जनता ने अपने सांसद को नहीं बदला। और यहाँ बैठ के कितना लंबा लंबा बात कर रहे हैं। भैया ये भी सुधरना चाहिए, भैया वो भी सुधरना चाहिए। काहे सुधरना चाहिए? जब आप लोकतंत्र में आप खुश हैं या नाराज हैं, उसकी अभिव्यक्ति है वोट। आप 5 बरस बैठ कर गाना गाते हैं, टिप्पणी करते हैं, चर्चा करते हैं, और जिस दिन वोट होगा उस दिन सब बात भूल जाइएगा, जाम भूल जाइएगा, शिक्षा भूल जाइएगा, रोजगार भूल जाइएगा, अपनी दुर्दशा भूल जाइएगा, अपना नुकसान भूल जाइएगा, फिर जाकर उसी को वोट दीजिएगा। अभी तो 6 महीना पहले दिए हैं वोट आप लोग, फिर उसी व्यक्ति को वोट दिए हैं जिसको पिछला 50 साल से जिताते आए। लोग कहता है भैया विकल्प नहीं था, क्या करें? कई लोग कह रहा है आप ही पर नया होप है, विकल्प नहीं था, आप आ गए हैं, अब हम लोग जग गए। हम बता रहे हैं आप नहीं जगे भैया। हम विकल्प लेकर क्या आपको देंगे? ईवीएम पर नोटा दिखता था कि नहीं दिखता? ईवीएम पर नोटा हमेशा से है। और कुछ लोग यहाँ कानून को समझने वाले बैठे हैं। अगर नोटा को किसी अन्य प्रत्याशी के मुकाबले ज्यादा वोट मिल जाए तो सरकार पर यह बाध्यता होती है, उसको फिर से चुनाव कराना पड़ता है। तो अगर आपको इतना ही विकल्प का चिंता था तो आप नोटा पर दबा देते, फिर से चुनाव होता, प्रत्याशी बदल गए होते। तो आपको तो बदलना कुछ है नहीं। कह रहे हैं शिक्षा सुधारिए, शराबबंदी रोकिए। भाई, शराबबंदी जिन्होंने लागू किया है वही लोग तो आपका वोट पा रहे हैं। बिहार में पहला व्यक्ति प्रशांत किशोर हैं, जो नेता है या नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो खुलेआम ये कह रहे हैं कि 1 घंटा में शराबबंदी हटा देंगे। और इसके लिए बहुत हम लॉजिक भी देते हैं कि भाई ये पॉलिसी क्यों एविडेंस बेस्ड नहीं है, क्यों ये गांधी के बाद से अलग है, कितना सरकारी नुकसान हो रहा है, वो सब बात छोड़ दीजिए। आप लोग ये नहीं पूछते हैं, यहाँ पत्रकार लोग भी हैं, कि भाई अगर शराबबंदी इतनी अच्छी है तो ये बढ़िया मिठाई खाली बिहार के लिए क्यों रखा गया है? मोदी जी पूरा देश में काहे नहीं लागू कर देते हैं इसी को? कहता है भाजपा वाला इससे महिला एम्पावरमेंट हो रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। तो भाई खाली बिहार के महिला का सशक्तिकरण काहे हो रहा है? यूपी में भी महिलाओं का सशक्तिकरण करा दो, पूरा देश ही में करा दो लागू करके। तो ये बढ़िया वाला मिठाई, बढ़िया वाला पॉलिसी बिहार के लोगों के लिए क्यों रखा गया है? क्योंकि किसी को बिहार की चिंता नहीं, क्योंकि किसी को बिहार की चिंता नहीं। शराबबंदी लागू है नहीं, और अगर लागू होती भी
तो भी मैं आपको बता दूं इसका कोई प्रभाव नहीं होता। ये कोई पहली बार बिहार में नेता और विद्वान लोग नहीं पैदा हुए हैं जिनको लग रहा है कि शराबबंदी से सुधार होगा। पिछले 200-250 साल में अमेरिका से लेकर अभी बिहार तक हजारों जगह पर इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका। लोगों ने, राष्ट्रों ने, राज्यों ने, समाज ने शराबबंदी लागू करने का प्रयास किया और एविडेंस बताता है कि इसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि पहली बात कि आप इसको लागू कर ही नहीं सकते। तो जब दुनिया में सब आदमी बेवकूफ है, मान लीजिए कि बिहार में तो पुलिस भ्रष्ट है, अमेरिका में काहे नहीं लागू कर दे? उन लोगों के पास तो 20,000 करोड़ का कमी नहीं है। अगर इसी से विकास होता तो अमेरिका में भी शराबबंदी लागू हो जाता, तमिलनाडु में भी हो जाता। शराबबंदी से कोई सीधा सरोकार विकास का नहीं है और इससे खाली नुकसान ही नुकसान है। 15-20 हजार करोड़ रुपया हर साल यहां से आपका हमारा नुकसान हो रहा है। पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है अफसरों के पास, भ्रष्ट नेताओं के पास, सरकार शराब माफिया के पास। लोग कहता है कि गांधी जी कहे, यहाँ के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा है प्रशांत किशोर गांधी का फोटो लगाए हैं और शराबबंदी हटाने का बात कर रहे हैं। हमने खुले मन से चुनौती दी है कि गांधी पर 5 लाइन का निबंध जैसे बच्चा सब लिखता है, 5 लाइन खड़ा होकर तुम बोल दो तब हम बात करेंगे तुमसे। भाई गांधी ने जीवन में कभी भी शराबबंदी को कानून के जरिए लागू करने की बात नहीं कही है। गांधी को जाकर पढ़ लीजिए और मैं खुली चुनौती दे रहा हूं। गांधी ने कभी भी इस बात को नहीं कहा कि शराबबंदी लागू करने के लिए कानून बनाया जाए। गांधी जी ने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया। जैसे कि उन्होंने कहा कि शाकाहारी होना अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार कहे कि जो जो मांसाहारी लोग हैं सबको जेल में डाल दिया जाएगा क्योंकि गांधी जी कहे। गांधी जी ने ये नहीं कहा था। गांधी बहुत बड़े आदमी थे, इस तरह की बेवकूफ वाली बात कभी नहीं कह सकते थे। उन्होंने ये जरूर कहा कि समाज को, सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग शराब का सेवन न करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि कानून बना दीजिए। तो अदजल गगरी छलकत जाए जो गांधी को आधा पढ़ा या आधा पढ़ा भी नहीं, खाली सुन लिया, कहा गांधी के नाम पर लागू कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को इससे फायदा है। हम 5,000 गांव में गए और भाई साहब ने ठीक कहा, 8.5 लाख से ज्यादा इस मामले में शराबबंदी के कानून बनने के बाद 8.5 लाख से ज्यादा केस हुआ है। करीब 6.25 लाख केसों में कोर्ट्स ने कॉग्निजेंस ले लिया और करीब 1,23,000 लोग आज भी जेल में बंद हैं। 1,23,000 में 99% लोग वो बंद हैं जो सरकार, जो समाज के सबसे गरीब, दबे, कुचले, वंचित, मुस्लिम, दलित है, जिसको कोई केस लड़ने वाला नहीं है, वही आदमी जेल में है। और जब उसके घर का कोई आदमी जेल में है तो उस घर की महिलाएं दर दर का ठोकर खा रही हैं, कोर्ट कचहरी में घूम रही हैं, थाना में जा रही हैं, उनका कोई एम्पावरमेंट नहीं है। नीतीश कुमार के बगल में बैठा हुआ सब अफसर और नेता, और हमको नाम लेने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है कि मुजफ्फरपुर में कौन शराब बेचवा रहा है और हाजीपुर में कौन बेचवा रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं। तो इसका कोई फायदा नहीं है और हम लोग ये कह रहे हैं कि जन स्वराज की सरकार बनेगी तो 1 घंटे के अंदर इसको हटा दिया जाएगा। और शराबबंदी का मान लीजिए कि एक बार बहस के लिए 1 मिनट फायदा है भी, तो अगर फायदा तो तब न होगा जब लागू कीजिएगा। ये तो लागू है कहाँ? शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद है, होम डिलीवरी चालू है। और बिहार में बड़े पैमाने पर सूखा नशा, जो हम लोग कभी पंजाब में देखते थे, पहली बार वो लड़का जो बता रहा है सुलेशन की बात, बिहार के गांव-गांव में सूखा नशा फैल रहा है। और समाज को, हमको, आपको अभी अंदाजा नहीं है कि लंबे समय में कितना बड़ा नुकसान बिहार के लोगों का इस शराबबंदी की वजह से हुआ है। क्योंकि एक बार अगर बच्चों को नशे की लत लग गई तो वो प्रशांत किशोर बने या कि कोई दूसरा बने, वो सुधरने वाला नहीं है। जो क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है वो क्यों बढ़ रहा है? अगर लड़के को सूखा नशा का आदत लग गया है तो किसी ना किसी को मारेगा ही मारेगा, पैसा नहीं रहेगा तो लूटपाट करेगा ही करेगा। तो शराबबंदी से बहुत लंबा नुकसान बिहार को हुआ है और आने वाले कई वर्षों तक समाज इसका खामियाजा भरेगा।
इसलिए नहीं कि नीतीश कुमार ने लागू किया है, इसलिए कि जिस नीतीश कुमार ने लागू किया है उसको हमने आपने मिलकर बार बार जिताकर वहां कुर्सी पर बैठाया है। तो जो गलती जो बोइएगा वो काटिएगा, जो बोइएगा वही काटिएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। आपने कहा शिक्षा सुधारिए, 5 वर्ष में 2.5 वर्ष हो गया हमको 5000 गांव में जाने पर। हम अपने भाषणों की शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं, आज महुआ में भी करके आ रहे हैं। भाई ये बताइए कि और कुछ हो न हो, आपके बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार होना चाहिए कि नहीं? 100% लोग बिहार में हाथ उठाकर कहता है, हम वीडियो में रिकॉर्ड कराते हैं कि ना भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। वो लोग चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़, अगड़े हो या पिछड़े, महिला हो पुरुष हो, हर आदमी कहता ना भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसको मालूम नहीं कि दूसरा सवाल क्या पूछा जाएगा। दूसरा हम पूछते हैं तुरंत कि ठीक है भाई होना चाहिए, तो जरा अपने अपने बच्चों के सर पर हाथ रखो, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लो और बताओ कि तुमने अपने जीवन में कभी शिक्षा रोजगार के लिए अपने बच्चों के लिए वोट दिया है? बिहार में आज तक 2.5 वर्ष में एक आदमी भी हमको नहीं मिला जो कहा कि हमने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। और इस सभा में बिना हाथ उठाए भी कह सकते हैं कि आपने भी नहीं दिया है। जब आप शिक्षा रोजगार के लिए वोट ही नहीं देते हैं तो आपको मिलेगा कैसे? लोग कहता है कि अगर दे देंगे तो क्यों मिल जाएगा, इसका क्या गारंटी है? बिल्कुल गारंटी है, क्योंकि आपने मंदिर के लिए वोट दिया तो मंदिर बना है। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया है तो 4 किलो अनाज इसी बिहार में मिल रहा है। आपने बिजली के लिए नीतीश कुमार को वोट दिया तो चल माइक चले न चले बिजली बढ़िया चल रहा है। हमने वोट दिया सिलेंडर के लिए तो घर घर सिलेंडर बिहार में भी बटा ही है। आपने अच्छे सड़क के लिए वोट दिया तो ग्रामीण सड़क की हालत भले खराब है, नेशनल हाईवे जरूर बिहार में बना है। आपने अपहरण रोकने के लिए वोट दिया तो बिहार में, इसी बिहार में कानून व्यवस्था कितना भी खराब है, अपहरण रुक गया है। आपने गुजरात के विकास का कहानी सुनकर वोट दिया तो गुजरात में विकास हो रहा है, आपके हमारे बच्चे गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं। लोकतंत्र में आप ये समझिए, आप किसको वोट देते हैं इसका कोई महत्व नहीं है। वोट किस बात के लिए देते हैं इस बात का महत्व है। जिस लालू जी के जंगल राज की आप बात करते हैं कि सबसे खराब सरकार लालू जी का था, लालू जी के राज में भी कुछ मिले या न मिले, सड़क बिजली पानी नहीं मिला, लोगों को रोजगार पढ़ाई नहीं मिला, लेकिन लालू जी के भी राज में जिस आवाज और सम्मान के लिए गरीबों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने उनको वोट दिया था, समाज के उन वर्गों को आवाज और सम्मान मिला। जो लोग बिहार की राजनीति को जानते समझते हैं वो ये मानेंगे कि लालू जी के उस राज में जो गरीब था, पिछड़ा था, वंचित था, उसको समाज में खड़ा होकर बोलने का अधिकार सम्मान मिला है। मैं आपको लालू और नीतीश और मोदी और कांग्रेस के बारे में बात करने नहीं खड़ा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने वोट चाहे कांग्रेस को दिया, लालू को दिया, नीतीश को दिया, मोदी को दिया या जनसुराज को देंगे, जिस बात के लिए आप वोट दीजिएगा वो थोड़ा कम या ज्यादा होगा ही होगा, उसमें कहीं कोई शक ही नहीं है। ये लोकतंत्र में आपके वोट की ताकत है। लोग इसको छोड़कर दिन रात इसमें लगे हैं किसको वोट दें। अगर आपको लग रहा है जनसुराज को वोट देंगे सब सुधर जाएगा, हम आपको कहते हैं कुछ नहीं सुधरेगा। अगर जनसुराज भी जीत कर आ जाए और हमको ये मालूम है कि हम काम करें न करें हमको वोट पड़बे करेगा, तो हमारे लोग भी काम नहीं करेंगे। पूरे देश में 5 राज्य हैं जहां 1/3 देश का इकोनॉमी है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 5 राज्य मिलकर देश का 1/3 इकोनॉमी इन्हीं के हाथ में है। इन 5 राज्यों में एक चीज कॉमन है, अलग अलग भाषा बोली जाती है। केरल में मलयालम बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल बोला जा रहा है, कर्नाटक में कन्नड़ बोला जा रहा है, आंध्र और तेलंगाना में तेलुगु बोला जाता है। अलग अलग पार्टियों की सरकार है, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, लेकिन एक बात कॉमन है। तरक्की क्यों हुई है? तरक्की इसलिए हुई, वहां भी बड़ा भ्रष्टाचार है, लेकिन तरक्की इसलिए हुई है कि वहां के लोगों ने 78 साल में
किसी भी आदमी को 10 वर्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बनाया। किसी भी दल का, किसी भी दल का हो, कितना भी काम कर लिया हो, वहां के लोग 10 वर्ष से ज्यादा उसको मौका ही नहीं दिए। जाके गूगल पे चेक कर लीजिएगा, कोई आदमी उन 5 राज्यों में 10 वर्ष से ज्यादा लगातार मुख्यमंत्री नहीं बना है। लोकतंत्र, पहले लोकतंत्र की जड़ को समझिए। 5 वर्ष पर चुनाव क्यों होता है? इसलिए कि जिस पर भी आपका भरोसा है, जिस पर भी आपका विश्वास है, आप उसके साथ खड़ा होइए, उसकी मदद कीजिए, उसको वोट दीजिए। लेकिन वो वोट और भरोसा 5 वर्ष के लिए है, 50 वर्ष का बंधुआ मजदूरी नहीं है। बिहार में क्या है, एक बार वोट दे लिए, एक बार जो लगी पकड़ लिया, बस उसी को पकड़ के लटका हुआ है। हम तो भैया लालू जी के वोटर हैं, हम तो भैया नीतीश के वोटर हैं, हम तो मोदी को देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोगे तो भोगो, दोगे तो भोगो। कुछ आदमी कह रहा है भैया हम जनसुराज पर काहे भरोसा करें। बात तो ठीक है भाई, जनसुराज पर आप काहे भरोसा कीजिए। जनसुराज वाले भी तो ठग सकते हैं, बिल्कुल ठग सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि क्यों भरोसा कीजिए। आपको कोई बीमारी हो गया है, आप डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर ने कह दिया भाई तुम्हारी बीमारी इलाज है, सब दवा जितना मार्केट में है सब ट्राई करके देख लिया, अब तुम्हारा रोग ठीक होने वाला नहीं है, अब आपका जीवन ऐसे ही चलने वाला है। अब अपना व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, जितना दिन जीवन रहे कम से कम आपको कष्ट कम हो, जिसको कहते हैं पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर कहते हैं ना सर, मतलब उस बीमारी का कोई रोग नहीं, उस बीमारी का कोई इलाज नहीं। अचानक से एक दिन डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया और कहा कि देखो भैया एक नया रोग दवाई आया है, उसका अभी पूरा प्रमाण तो नहीं है, लेकिन 25-30% संभावना है वो शायद काम कर भी जाए। आप तुरंत क्या कहिएगा, भैया सर डॉक्टर तुरंत दीजिए, हमको 25% चांस है, लेकिन हम ट्राई तो जरूर करना चाहेंगे। तो बिहार में भी यही स्थिति है। कांग्रेस, आरजेडी, जदयू और भाजपा, ये एक्सपायर दवा है, इसको आपने ट्राई करके देख के खा के देख लिया। और जनसुराज नई वाली दवा है, ये नई वाली ये फेल भी हो सकता है, इसका दवा काम कर भी सकता है। तय आपको करना है रे भाई, कि 20% भी चांस है तो इसको ट्राई करना चाहते हो कि एक्सपायर दवा जो पहले से मारा पिटा है उसी को ट्राई करना चाहते हो। तो इस बहस में मत पड़िए कि ना जनसुराज पर काहे भरोसा करें, मत कीजिए भरोसा। अब आप भरोसा कर लीजिए कि वो दवा जो कि पहले से मालूम है, सर्टिफाइड है कि काम नहीं करेगी, और एक दवा जो काम कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है, कौन सा दवा खाना है आप तय कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि आपको जो जरूरत है, कि जो आपका कष्ट है, जो आपकी इच्छा है, उसके लिए वोट कीजिए। नेता वोट का चोट समझता है, आपके भाषण को नहीं समझता है। आप उसको 5 वर्ष गाली दे रहे हैं, उसको घर में बुला के 4 जूता मार के वोट दे दीजिएगा तो कहे बहुत ठीक है, दो वोटवा दो, पहले वोट दो, क्योंकि उसको मालूम है कि 4 जूता घर के अंदर मारिएगा, निकलने के बाद तो वही बादशाह है, आपका कोई औकात नहीं है। तो बिहार की जनता ये होशियार है, 5 वर्ष बात करती है, लेकिन वोट के दिन कहता है चलिए कोई नहीं, कितनों खराब है तो लालू से तो ठीक है ना, इसी को दे देते हैं। तो भी कहता है चलो लालू से ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हारा जिंदगी चलेगा। आदमी कहता है भैया कुछ नहीं बदला, और कुछ नहीं बदला क्योंकि तुम्हारा वोट देने का तरीका भी नहीं बदला। कैसे बदलेगा? जिस दिन वोट देने का तरीका बदल दोगे उस दिन आपको बदलाव दिखेगा। नेताजी लोग क्या लिखते हैं, क्या बात करता है, आप दैनिक जागरण, हिंदुस्तान ये सब पढ़ते हैं, इसमें लोग लिखता है कि इस बार हाजीपुर से कौन जीतेगा, तो उसमें समीकरण लिखता है भूमिहार इतना, वैश्य इतना, यादव इतना, मुसलमान इतना, और लोग उसको ध्यान से पढ़ता है। भैया समीकरण है 80,000, तो इसमें खाली एनडीए वाला समीकरण का वोट है। कहीं आपने देखा किसी अखबार में लिखते हुए इस बार हाजीपुर में 4 विद्यालय बना है, 6 गो रोड हाईवे फ्लाईओवर बन गया। दिल्ली में शीला दीक्षित जीत कर आई तो लोगों ने कहा कि कितना फ्लाईओवर बना है, उसका संख्या लोग लिख रहे हैं कि कितना फ्लाईओवर बना है, इसलिए शीला दीक्षित को वोट पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल चाहे जितना खराब हो, लोग कम से कम 10 वर्ष कह रहे थे कि शिक्षा सुधार का उसने प्रयास किया। लेकिन बिहार में क्या लिखता है, कितना जाति है, क्योंकि उसको मालूम है कि अंत में तो इसी से गणना होगा कि कितना भूमिहार है, कितना राजपूत है, कितना कुशवाहा है, कितना। तो जिस बात के लिए आप वोट देते हैं उसी की चर्चा होती है, नेता भी वही गणना करता है।
काहे सोचेगा कि स्कूल बनाए? तो सोच ही रहा है कि भूमिहार लोग तो है हमारा जात को, वहां तो दे देंगे, हमारा जात के यादव जी लोग हैं वो देवे करेंगे। पंडित जी लोग अपना ऐठी रहे कि पंडित वहां 8,000 है तो जाएगा कहां, तो देवे करेगा हमको। तो जिस चीज के लिए आप वोट देंगे नेता वही सोचेगा, वही उसी की गणना करेगा, उसी की चिंता करेगा। जब तक उस मूल बात को नहीं समझिएगा तब तक सुधार नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर आ जाए या 10 प्रशांत किशोर चले आए, आपको लोकतंत्र में नेता को अकाउंटेबल बनाना है। उसके मन में ये डर होना चाहिए कि अगर वो काम नहीं करेगा तो जनता उसको हटाकर किसी दूसरे को लेकर आएगी, तभी वो काम करेगा। कोई भी आदमी अगर उसको ये डर खत्म हो जाएगा, विद्यार्थी को मालूम है कि परीक्षा नहीं होगा, हमको 80% नंबर आएगा ही, तो कोई पढ़ेगा भाई? कोई नहीं पढ़ेगा। तो बिहार में वही है, यहाँ परीक्षा में पहले आप कहते हैं कि हम यादव हैं, हम आरजेडी को देवे करेंगे। तो काहे आरजेडी वाले चिंता करें यादव लोग का? कई लोग को लग रहा है कि यादव, हमको कहता है लोग कि भैया यादव जी लोग बहुत कमा के राजा हो गया लालू जी के राज में। हम मन से कहते हैं कि यादव जी लोग का कोई फायदा नहीं हुआ है। अरे फायदा लालू यादव के परिवार को हुआ, उस आरजेडी से जुड़े हुए यादव नेताओं का हुआ, उन नेताओं से जुड़े हुए ठेकेदारों का, वर्करों का हुआ। यादव समाज का फायदा नहीं हुआ। अगर आपको ये लगता है कि हमारे जात का आदमी बैठ जाएगा तो फायदा होगा, तो आप यादव जी लोग का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर लालू जी के राज में यादव समाज का भला हो जाता तो कम से कम 17% आबादी तो बिहार का धनी हो गया रहता। 17% आदमी तो पढ़ लिख कर राजा हो गया होता। पिछला 75 साल में कौन जात है जिसका मुख्यमंत्री अभी नहीं बना? अपना अपना जाति का भी लोग कल्याण कर दिए होते तो 50-60% बिहार का भलाई हो गया होता। आज भी यादव समाज के लोग भी 5% 12वीं क्लास पास कर रहे हैं, उन पे कोई सुधार नहीं है, कोई सुधार नहीं है। हाँ, सुधार यह है कि उनको आवाज लालू जी ने दी, आवाज उनके पास है, इसके लिए उनका लालू जी को धन्यवाद मिलना चाहिए। तो सिर्फ जाति का आदमी अगर मांझी जी बन गए तो क्या सारे मुसहर पढ़ लिख कर होशियार हो गए? ये नहीं हो सकता है। लेकिन आप भी यही चाहते हैं, लोग तो मिलता है तभी हमारे जाति को रिप्रेजेंटेशन दीजिए। आपके जाति के रिप्रेजेंटेशन की बात होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ जातियों का रिप्रेजेंटेशन हो जाने मात्र से आपका जीवन नहीं सुधरेगा। आपका जीवन तो तब सुधरेगा जब गरीबी से निकलने के जो 3 आधारभूत मूलभूत बात है, आपके पास शिक्षा हो, या आपके पास जमीन हो, या आपके पास पैसा पूंजी हो। दुनिया में चौथा कोई रास्ता नहीं है गरीबी दूर करने का। उसके बाद जाकर गोली चलाकर अपहरण करते हैं तो अलग कहानी है। लीगल तरीके से 3 ही तरीका है जिससे कि आप गरीबी से निकल सकते हैं, जीवन बेहतर बना सकते हैं। आपके पास शिक्षा होना चाहिए। तो बिहार में शिक्षा का हालत आप देख ही रहे हैं। अभी जातीय जनगणना हुआ, आप लोग, कई लोगों ने जाति की जनगणना पर कोई पक्ष में कोई विपक्ष में बहुत बोला होगा। रिपोर्ट आया तो किसी को पढ़ने का भी फुर्सत नहीं। आपको बता रहे हैं 78 साल के बाद 3% दलित ही बिहार में 12वीं क्लास पास कर रहे हैं। उसी रिपोर्ट में लिखा है, हमारा रिपोर्ट नहीं है। जो जाति जनगणना लोग कराए हैं, 3% दलित 12वीं क्लास पास किया है। करीब 6.75%, करीब 7% मान लीजिए, 7% अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं पास किए। और पूरे बिहार में जो अपने को फॉरवर्ड जनरल कैटेगरी जो भी समझ लीजिए, टोटल 15% आदमी ही यहाँ 12वीं क्लास पास करता है। तो कौन सा तोप मार लेगा भाई? लोग आरक्षण के लिए लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कौन लेगा कौन लेगा? अरे भाई, जब तुम 6% आदमी 12वीं पास ही किए तो आरक्षण तुमको मिलेगा कैसे? कौन सा नौकरी है जहां 12वीं कम से कम न पढ़ना लिखा हो? समाज को देखना ही नहीं चाहता है। लोग कह रहे हैं शिक्षा खराब है। शिक्षा इसलिए नहीं खराब है कि स्कूल में खिचड़ी बट रही है, ये आपका भ्रम है। लोग कह रहा है कि खिचड़ी बट रहा है इसलिए शिक्षा खराब है। कभी आप घर में बैठ के सोचे कि भाई खिचड़ी तो 6वां क्लास तक बट रहा है, 6वां क्लास के ऊपर के स्कूल में खिचड़ी नहीं बटता है, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? कुछ लोग कहता है कि नियोजित शिक्षक सब, भैया बिहार में तो सब शिक्षकें खराब है, ये सब क्या पढ़ाएगा बच्चों को? तो मान लीजिए कि अगर नियोजित शिक्षक से शिक्षा व्यवस्था खराब हुआ है
तो पटना साइंस कॉलेज में कौन नियोजित शिक्षक पढ़ा रहा है, वहां काहे नहीं पढ़ाई हो रहा है? पटना कॉलेज में कौन नियोजित शिक्षक है, ये बता दीजिए। मेरे भाई, शिक्षा इसलिए खराब हुआ है कि समाज और सरकार दोनों के नजर में शिक्षा का कोई महत्ता नहीं है। गांव में भी जो आदमी है वो भी सोच रहा है कि शिक्षण संस्थान जो है वो सरकारी लाभ लेने का केंद्र है। वहां से साइकिल का पैसा मिल जाए, वहां से पोशाक का पैसा मिल जाए, वहां से बढ़िया खिचड़ी खाने को मिल जाए। पोशाक का पैसा नहीं मिलता है। हम लोग गांव में चलते हैं, लोग कहता है देखिए ना हेडमास्टर हमको अभी तक साइकिल का पैसा नहीं दिया। उसी विद्यालय में अगर गणित का पढ़ाई सालों भर नहीं हो रहा है, उससे पेरेंट्स को, कोई गार्जियन को चिंता नहीं है। और टीचर लोग भी है, वो भी समझता है भाई छोड़िए क्या करना है, सरकार सोच रही है। अरे भाई 50,000 करोड़ रुपया मास्टर लोग को हम लोग वेतन दे रहे हैं, मास्टर सब पढ़ा तो नहीं रहा है, चलो पैसा वसूलने के लिए कुछ कामें करा लो इस सबसे। आपसे वोटर लिस्ट बनवा रहा है, आपसे गांव का स्वच्छ भारत का सर्वेक्षण करा रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज और सरकार दोनों की नजर में जब शिक्षा की महत्ता है ही नहीं, तो शिक्षा सुधरेगा कैसे? इसीलिए ये दुर्दशा है। तो ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक समाज में इसकी चिंता नहीं होगी तब तक नहीं सुधर सकता है। भाई साहब ने कहा कि चुनाव कैसे जीतिएगा? राजनीति तो इसी के लिए है कि सत्ता में आना है, राजनीति इसके लिए नहीं है। ये आपका भ्रम है कि राजनीति सिर्फ एमएलए एमपी बनने और सत्ता में आने के लिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब सत्ता में नहीं आइएगा तो समाज पर प्रभाव कैसे पड़ेगा? तो आजादी से पहले जितने लोग राजनेता हुए, जिसको आप मानते हैं गांधी थे, पटेल थे, नेहरू थे, उन्होंने तो कोई चुनाव नहीं लड़ा, वो तो एमएलए एमपी नहीं बने। तो क्या उन्होंने राजनीति नहीं की? क्या उनका समाज पर, देश पर प्रभाव नहीं पड़ा? राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, राजनीति समाज की आवाज बनना भी है, समाज के विषयों को उठाना भी है, समाज में जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़ा होना भी है। तो हम यहाँ सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, चुनाव तो लड़ना ही है, लेकिन सिर्फ चुनाव के लिए जब आप राजनीति करते हैं तो विशुद्ध तौर पर यही कहिएगा, आपको मालूम है कि शराबबंदी खराब है, फिर भी कहिएगा नहीं महिला का वोट लेना, इसलिए चुपचाप लगाए रहे। आपको मालूम है कि भूमि सुधार लागू होना चाहिए, लेकिन सोचिएगा नहीं सवर्ण इससे नाराज हो जाएगा, इसलिए नहीं बोलेंगे। इसीलिए जन चुनाव में हम लोग कहते हैं कि एक संकल्प लिया है कि वोट मिले या ना मिले, बात जो सही समझ रहे हैं वो बात समाज के सामने रखेंगे। आपको अच्छा लगे तो मानिए, और ना अच्छा लगे तो कुछ लोग सुनते सुनते अब कह रहा है कि ना बात तो बहुत बढ़िया कह रहे हैं, लेकिन बिहार में होने में समय लगेगा, अभी 2-4-5 वर्ष भैया मेहनत करना पड़ेगा। लोग आता है हमसे दौड़ के कहता है भैया बहुत आपसे प्रभावित हैं, हिम्मत मत हारिएगा, लगे रहिए, 2-4-5 वर्ष में जरूर होगा। उसको ऐसा लग रहा है कि हम हिम्मत हारने वाले हैं। मेरे भाई तुम अपना दुर्दशा देखो कि अभी 30 वर्ष से कुचाते अभी मन नहीं भरा है, कह रहे 5 वर्ष और कुचाए तब जगे। आप कह क्या रहे हैं? यही तो कह रहे हैं। अरे प्रशांत किशोर के जीवन पर इससे क्या फर्क पड़ना है? हमको एमएलए बन के बालू का ठेका थोड़े ना लेना है, 5 वर्ष और सही। आप हमको आकर कह रहे हैं और बहुत भले मन से कि भैया बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, लगे रहिए, हिम्मत मत हारिएगा, 5-10 वर्ष लग सकता है, हम लोग सब आपके साथ हैं। अरे भाई हम तो 5 साल लगे रहेंगे, 10 साल लगे रहेंगे, तुम 10 साल में और कितना रसातल में जाओगे तुमको पता चल रहा है। कराना हम 30 वर्ष कुचाए हैं, अभी 5 वर्ष और कुचाए, भाई कुचाओ 5 वर्ष और कुचाए, 2029 में मिल लेंगे तुमसे, 2029 में मिल लेंगे, हमको उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? हमारे लिए तो अच्छे है, तो हमारा कुछ पैसा बचेगा। ये तो चुनाव करने में हमारा 100-200 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा होगा, नहीं जन स्वराज का काम करेंगे तो हमारा 200-400 करोड़ रुपया बहुत बचेगा, कहीं दूसरे जगह जाके काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे। अब बिहार का आदमी दिखा रहा है जैसे हम पर बहुत एहसान कर रहा है। कोई अच्छा आदमी खड़ा हो जाए तो आदमी हंसता है अपने दुकान में, घर में बैठ के, ना चलिए बिहार में कोई बढ़िया आदमी खड़ा होता है ना तो कहता है घर में बैठ के, कोई कहा कह रही प्रोफेसर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं खड़े हैं, कहते हैं चलिए बिहार में, ना चलेंगे बिहार में, चलेंगे बिहार में मजबूत आदमी चाहिए। कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है, आप हंसते हैं,
हम पैदल चल रहे हैं, लोग हंस रहा है, देखिए कैसा पूर्वक, अब किनको बुझाएगा, बड़ा होशियार बन रहे थे ना, अब बिहार का आदमी को बता देगा। अरे भाई हमको क्या बताओगे? जो आदमी एक तरह से नरक का जिंदगी जी रहा है वो हमको बता रहा है कि ये न चलेंगे। मेरे भाई कई बार जब अच्छा आदमी खड़ा होता है, कोई अच्छा प्रयास होता है, आप उसमें शामिल नहीं होते हैं, आपको लगता है कि उस प्रयास का नुकसान है, प्रयास करने वाले का नुकसान है। ऐसी बात नहीं है। जब एक अच्छे आदमी को आप वोट नहीं देते हैं कि काहे वोट दे, इतना जीतेंगे, वोट बर्बाद हो जाएगा, आप ये ध्यान नहीं देते हैं कि जब एक अच्छे आदमी को समाज वोट नहीं करता है तो 100 अच्छे आदमी का मनोबल टूटता है, वो राजनीति में नहीं आता है। जो बच गया तो सब रात यहाँ पर शराब और बालू माफिया रह गया। तो जब बालू माफिया, शराब माफिया जीत कर जाएगा तो आपके बच्चे को पढ़ाएगा कि उससे दारू बिछवाएगा? तो जैसा बोइएगा वही काटिएगा। जन सुराज के एक प्रयास है, आप लगिए। लोग कहता है भैया क्या करें, सुनने के बाद बहुत बढ़िया बोले, हम क्या करें तुरंत बताइए। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपना गला फाड़ फाड़ कर आपको समझा रहे हैं। तो आप गला मत फाड़िए, कम से कम बैठे बैठे अपने कमरा में 4 आदमी को समझाइए। दूसरा कोई काम नहीं करना है, आपको चंदा नहीं देना है, आपको लाठी डंडा नहीं करना है, आपको जन सुराज के लिए बूथ कैप्चर नहीं करना है, आपको हमारी सभा के लिए स्टेज नहीं बनाना है। आपके संपर्क में जो भी 5, 10, 20, 25 आदमी है, कम से कम उसका दिमाग खोलिए, उसको बताइए कि भाई भाई बिहार में एक मौका है, एक प्रयास शुरू हुआ है, इसमें कंधा लगाओ, नहीं तो जीवन आने वाली पीढ़ी कभी तुमको माफ नहीं करेगी। और एक बात और समझ लीजिए कि प्रयास हम करें या आप करें, प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के ही आदमी को पड़ेगा। कोई दूसरा आकर आपको बचाने वाला नहीं। हम आपके व्यक्तिगत सवालों का जवाब नहीं दे रहे। इस संविदा के कर्मी पर आपका क्या विचार है कि प्राइवेटाइजेशन पर क्या क्यों नहीं दे रहे, ये भी बता देते हैं। शिक्षा कैसे सुधारिएगा, क्योंकि ऐसा कोई सवाल आपने अभी तक नहीं पूछा है जिसका जवाब हमने एक बार नहीं सैकड़ों बार गांव गांव में दिया है, इंटरनेट पे उपलब्ध है, उसको जाकर देखिए। आप अपने आप को प्रबुद्ध बताते हैं, आपको इतना भी नहीं फुर्सत है कि जाकर जन सुराज के बारे में देखें कि प्रशांत किशोर खाली बोल रहा है कि कुछ इसके बाद में दम भी है कि पलायन कैसे रोकेगा। पलायन रोकने के लिए रोज रोज कम से कम 10 मिनट 15 मिनट डेली हम उसका जवाब देते हैं, उसका पूरा ब्लूप्रिंट खाका समझाते हैं कि कैसे 1 साल में बिहार में पलायन बंद कर दिया जाएगा। और आपको वो भी फुर्सत नहीं है। लोग कह रहा है भैया बिहार में जो जन सुराज का चर्चा तो हो रहा है, लेकिन अभी खेत खलिहान अनपढ़ लोग जो है वहां तक बात नहीं पहुंची है। हम आपको बता रहे हैं, उसका कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। 5 करोड़ लोग बिहार में ऐसे हैं जो हर महीने मोबाइल पर आते हैं, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक देखते हैं। अगर 5 करोड़ आदमी जो इंटरनेट पर उपलब्ध है वो भी देख ले, समझ ले और आधा आदमी भी जाकर वोट कर दे, उससे भी बिहार बदल जाएगा। आप मजदूर का चिंता मत कीजिए। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ आदमी देख लीजिए, आपके पास तो इंटरनेट है, आप तो अपने आप को राजनीतिक तौर पर सचेत मानते हैं और आपको नहीं मालूम है कि जन सुराज में शिक्षा को सुधारने के लिए क्या कहा जा रहा है, पलायन को रोकने के लिए प्रशांत किशोर ने क्या प्लान बताया। इसीलिए बहुत जमाने पहले मैं बुद्धिजीवियों की मीटिंग में एक कोट है, रोज कहता, प्लेटो ने कहा, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। अगर आप समाज में, राजनीति में जागरूक नहीं बनिएगा, उसमें भागीदार नहीं बनिएगा, तो ये लिख कर रखिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। राजनीति में भागीदार बनने का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी चुनाव लड़ने लगेगा। भागीदार बनने का मतलब ये है कि कम से कम सामाजिक राजनीतिक तौर पर चेतना आपकी जगी रहनी चाहिए। जहां जो प्रयास हो रहा है आप बैठ के इवेल्युएट कीजिए कि अगर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम 2500 रुपया हर महिला को दे देंगे, तो एक नागरिक होने के नाते आपको कैलकुलेटर पर जोड़ना है खाली कि 2500 रुपया अगर कोई आदमी देने की बात कह रहा है तो पूरे बिहार में 6 करोड़ महिला है। अगर 2500 रुपया महीना दीजिएगा
तो उसका बजट होगा करीब करीब 1,55,000 करोड़ रुपया साल का। बिहार का योजना बजट है 1 लाख करोड़ का। तेजस्वी यादव का